2 दिवस आधे भारत को अंधेरे में रखने का काम यूपीए सरकार ने कर दिया और आश्चर्य की बात है कि इसका ठिकरा वो राज्यों पर फोड़ रहे। रात को 2 बजे कौन सा ओवरड्रॉल हो रहा था? क्योंकि जो जानकारी मिली है वो ये कहती है कि फ्रीक्वेंसी उस समय ज्यादा थी ग्रिड में, यानी एक तरह से ओवर सप्लाई था। और इसलिए हमारी पहली प्रतिक्रिया है कि तथ्यों को छुपाया जा रहा है। यह तकनीकी नहीं, प्रशासकीय फेल्यूर है। The country witnessed worst kind of power grid failure on Sunday and Tuesday. 23 states and 60 crore people suffered. And the center wants to blame few states for overdrawal. As per our information, this is just a political ploy. There are real reasons somewhere else in the power grid itself which they need to answer, but they want to hide it. So our first reaction is that this is not technical, but a power control failure and administrative failure. So we are raising 5 questions today. The inquiry which the Power Ministry has instituted should answer these 5 questions. हमारा पहला सवाल यह है कि अगर राज्यों ने ज्यादा ड्रॉ किया तो 2 तरह की अंडर फ्रीक्वेंसी रिले होता है। अगर राज्यों ने ज्यादा ड्रॉ किया तो वो अंडर फ्रीक्वेंसी रिले काम करता है, वहां की लोकल पावर ट्रिप होती है और बाकी ग्रिड फेल्यूर बचता है। और अगर जो हमारी जानकारी है कि उस समय फ्रीक्वेंसी 51 थी, 50 से ज्यादा थी, यानी ओवर सप्लाई था, तो वहां दूसरा भी एक ओवर फ्रीक्वेंसी रिले काम करता है। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी रिले ने काम क्यों नहीं किया, यह हमारा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है कि सचमुच में उस समय की फ्रीक्वेंसी की स्थिति क्या थी। Was it a case of अंडर सप्लाई और ओवर सप्लाई, ओवर ड्रॉवल और ओवर सप्लाई, अंडर ड्रॉवल। तीसरा सवाल हमारा यह है कि फिर पावर कंट्रोलर क्या कर रहे थे? रीजनल पावर कंट्रोलर है, तो यह रीजनल पावर कंट्रोलर का काम होता है कि उसको सीमित रखना। और पहले जो 10 साल पहले एक बार हुआ था, तब यह बात हुई थी कि जैसे मुंबई आइलैंडिंग है वैसे दिल्ली का भी आइलैंडिंग होना चाहिए, और किया था पूरा बंदोबस्त। तो दिल्ली का आइलैंडिंग काम क्यों नहीं किया? यानी आज महाराष्ट्र में बिजली समझो जाती है तो मुंबई में नहीं जाती है, वो तुरंत मुंबई का प्रोडक्शन जनरेशन भी अलग होता है और मुंबई का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग हो जाता है। बाकी समय के लिए वो ग्रिड में रहता है, लेकिन ऐसे इमरजेंसी में वो अलग होता है। तो देश के राजधानी के लिए आइलैंडिंग की व्यवस्था की थी, वो क्यों नहीं चली? ये जो ग्रिड कोड किया था, बहुत कड़ाई से लागू करना था, जो एनडीए के समय बना था, वो ग्रिड कोड का पालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर ग्रिड कोड का पालन करेंगे तो पावर फेल्यूर नहीं होता है, तो पावर ग्रिड का इस तरह का ग्रिड फेल्यूर नहीं होता है। और 11वीं पंचवर्षीय, 5वां प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में लोड बैलेंसिंग के लिए नए इंस्ट्रूमेंटेशंस राज्यों को देने की बात की थी, 16,000 करोड़ रुपए 16 राज्यों को। लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, 1,000 करोड़ केवल खर्च हुए
ये कार्यक्रम चला ही नहीं। क्यों? अगर ये लोड बैलेंसिंग का काम हो जाता तो ग्रिड फेल्योर की नौबत नहीं आती। सो वी आर रेजिंग 5 क्वेश्चंस and the inquiry which has been instituted by the Power Ministry must answer these 5 questions. Whether it was a case of overdrawal or a more frequency case of 50 plus frequency. What was the frequency? And if the frequency was, as government is stating, has come down below 48, then why the under frequency relay has not worked? And if it was a case, as people are believing that it was a case of oversupply in a way, why generation sets were not stopped, as many states in the southern part of the country have done? And why the over-frequency relay did not work? So this failure of the frequency relay is an important issue which government needs to answer. The third question is what the power controllers, particularly the regional controllers, were doing. It was their duty to ensure that the damage is limited to a certain area and not spreads widely. And last but not least, the main question is the power grid code, which is a very comprehensive document. Why this grid code was not followed? If that was followed as a routine, this would not have happened. And the last question is, this center was supposed to standardize and provide the instrumentation for load balancing to states in the 11th 5-year plan with the provision of 16,000 crore, and the provision is unspent. If that would have been done, you would not have faced the situation which you faced. So these are questions which need answer. ये सरकार घोटाले का सरकार है, और इसमें एक बिजली का भी घोटाला हो गया, और उस बिजली घोटाले में भी उन्हीं का यही जो यूपीए का स्टाइल है वो दिख रहा है कि इसमें वो सच्चाई छुपा रहे हैं और झूठ का बयान दे रहे हैं। और इसलिए आज देश को संकट का भी सामना करना पड़ा और यूपीए के झूठ का भी सामना करना पड़ रहा है, और इसलिए सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसलिए हमने 5 क्वेश्चन पूछे हैं। आज अभी तुरंत प्रेस रिलीज तैयार नहीं है, लेकिन बाद में हम देंगे, भेजेंगे आपको। अब एक दूसरी राजनीतिक स्थिति है। ऐसा पावर ग्रिड फेल्योर हुआ, देश अंधेरे में डूबा, तुरंत प्रधानमंत्री ने उसका इंस्टेंट रिवॉर्ड दिया सुशील कुमार शिंदे जी को और उनको उजाले में लाया, गृह मंत्री बना दिया। Such a reward for inefficiency is unparalleled. दूसरे देशों में कहीं पावर ग्रिड फेल्योर होता है, पावर मंत्री इस्तीफा देते हैं, यहां प्रमोट होते हैं उसी दिन, तुरंत इंस्टेंट प्रमोशन। पावर फेल्योर हो गया, इंस्टेंट प्रमोशन। वीरप्पा मोइली मिनिस्टर ऑन ट्रांसफर, पहले लॉ के थे, फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स के थे, अब पावर के बन गए। सफल ऐसा है, इनके जो ताश है ना वो बेहद मर्यादित है, और इसलिए ताश कितने भी फेंटे उसमें इक्का राजा रानी तो आते ही नहीं। तो इसलिए उन्हीं को म्यूजिकल चेयर का एक खेल खेला जा रहा है। चिदंबरम जी का मामला कैपेबिलिटी का नहीं है, उनका मामला प्रोप्राइटी का है। 2G का मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। लोअर कोर्ट में जो निर्णय हुआ था उनके बारे में उसको चैलेंज किया गया है, और परसों भी हमने जैसे सामने कहा कि
एयरसेल और मैक्सिस का अगर सीबीआई का खुद कहना है कि यह मैलाफाइड टेकओवर था, तो ऐसे मैलाफाइड टेकओवर को आईएफबीपी ने मंजूरी कैसे दी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एफआईबीपी की मंजूरी कैसे मिली? ये जब दो सवाल है, तब उसी मंत्रालय का उनको कार्यभार देना, क्या ये कवरअप का इरादा है? अच्छा, बाकी नए नौजवान हो भी सकते हैं उनके पार्टी में, लेकिन जब तक युवराज का फैसला नहीं होगा कि वो कहां बैठेंगे, तब तक जो नए मंत्री है, कोई टैलेंट भी होगा तो उसको तो प्रमोशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक राहुल जी का फैसला नहीं होता तब तक बाकी यंगस्टर्स का कोई किसी को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। और इसलिए ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इससे देश को कोई लाभ होने वाला नहीं है। और एक तरह से हताशा का भी परिचय है। सरकार को सही में बताना चाहिए कि आपकी नीति क्या है। नीतियों के बारे में तो लकवा मार गई सरकार, और इसलिए ये टिप्पणी हमें करनी पड़ी। हम नहीं तो ऐसे रूटीन एक्सरसाइज में ये नहीं करते टिप्पणी, लेकिन वी आर सॉरी टू से that this exercise is a futile exercise, reshuffling, because there are two aspects to it. One, that among the senior minister it has become a musical chair competition where they change the portfolios off and on. Virappa Moily is a man to be on permanent transfer from law to corporate affairs to power. As far as Chidambaram is concerned, it is the issue of propriety, not of capability. The 2G case is not over, and the FIPB approval in the Aircel Maxis deal has also become a question mark after the CBI revelation that it was a malified takeover. So is it a preparation of cover-up? And nobody would have thought of, in the dark power grid failure consistently, consequently for 2 days, the minister gets immediate promotion. In other countries, inefficiency would have entailed him for resignation. Here, he gets promotion instantly. And that too on the day when Chidambaram went to the press conference, there was dark. And as far as the new young talent is concerned, till the Rahul's role is decided, Rahul Gandhi's role is decided, no youngster will be allowed to show any performance. And so this exercise is a futile exercise and offers no solace to the country which is suffering because of the policy paralysis of this government. That's all from my side.